हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग चंद्रकांत पर। आज की ये वीडियो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। यानी जो बच्चे क्लास 12th में हैं और जिनका 18 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है, तो आपको बता दिया जाए कि हिंदी के पेपर में आपको सारे के सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हिंदी के पे पूछे जाएंगे उसमें से 80% आप ये मान के चलिए आपका पूरा पेपर इसी से कवर हो जाएगा। इसमें ओनली क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के साथ में आपको आंसर लिखा हुआ है, यानी कितना बड़ा आंसर लिख के आना है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें दिखेंगे। राइट, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी जिस चीज़ को मैं बता दूंगा उतना आप पढ़ के चले जाइए, तो आपके हिंदी में जो होंगे आप ये मानिए कि आपके कंप्लीट नंबर आने वाले हैं। किसी भी तरह का अपन मार्क्स कटने वाला नहीं है। तो ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखेंगे। देखिए, आपके पेपर में जो आती है यानी कहानी लिखने को आता है, तो उसमें से आप क्या करेंगे, पंच लाइट जो दिया हुआ है यानी पंचलेट कहानी के समीक्षा व सारांश, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको अगर सारांश पूछा जाता है तो सारांश ये जो लिखा हुआ है यानी कथानक लिखेंगे इसका। और यहाँ पर देखिए इसके बारे में लिख दिया गया है, आप यहाँ से पढ़ लेंगे। राइट, ये हो गया, इसका क्या हो गया, सारांश हो गया। और अगर उद्देश्य पूछता है तो आप क्या करेंगे, उद्देश्य लिखेंगे यानी पंचलाइट कहानी का उद्देश्य 100% लिख के रख लीजिए कि ये कहानी आपके एग्ज़ाम में आने वाली है। 18 फरवरी को ये कहानी छपने वाली है पेपर में, और आपको इतना ही पढ़ के जाना है और इतने से ही आपका पेपर हो जाएगा। राइट, देखिए इसमें लिखा है बहुत आसान वर्डों में, ये इसको तैयार किया गया है। पंचलाइट कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आल सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। पंचलाइट भी बिहार के। राइट, आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ जो भी होगा। वीडियो में आपको दिख रहा है, ये इतना बड़ा आप इसको सारांश लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा लिखने के चक्कर में नहीं, पेपर बड़ा आता है आपका छूट जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इतना इसका सारांश लिख लेंगे। उद्देश्य जो होगा, इस कहानी का उद्देश्य भी यहाँ पर लिखा दिया गया। दूसरी कहानी जो ध्रुव यात्रा का सारांश लिखिए, कोई एक तैयार कर लेना, या तो ध्रुव यात्रा तैयार कर लीजिए तो पंचलाइट तैयार कर लीजिए। दोनों में से कोई एक कन्फर्म है, 100% आपको पेपर में देखने को मिल जाएगी। तो ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए, तो ये इसका सारांश हो जाएगा। राइट, ऐसे ही लिखना है, सेम जैसे इसमें दिया गया है वैसे आपको लिखना होगा। किसी भी तरह का कोई नंबर आपका कटेगा नहीं। तो कंप्लीट आप इसको लिख के आएंगे। राइट, देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, इसको एक बार पूरा रीड कर लेंगे, अच्छे से एक बार पढ़ेंगे, आपको एक बार में तैयार हो जाएगा। आगे देखेंगे। राइट, ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य, देखो अगर दो चीज़ें पूछा जाए, या तो सारांश पूछेगा या तो उद्देश्य पूछेगा। जब उद्देश्य पूछेगा तो आपको उद्देश्य लिखना है, अगर सारांश पूछा जा रहा है तो आपको सारांश लिखना है। राइट, उद्देश्य देख लीजिए बहुत छोटा लिखा गया है। ठीक है, ये 80 वर्डों में लिखना होता है, 80 वर्डों में इसको लिख दिया गया है, आप इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद में देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। आप में जो त्यागपथी आती है, त्यागपथी में आपको मैं दो क्वेश्चन बता देता हूँ। एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, वैसे दोनों आ जाते हैं। राइट, कोई एक तैयार कर लेंगे उससे भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर दो तैयार कर लेते हैं तो वो दोनों तो कंफर्म आपको देखने को मिलेंगे। राइट, और ऐसे ही लिखना है, ऐसे अगर लिख के आएंगे तो किसी भी तरह का नंबर नहीं कटने वाला है। देखो इसमें क्या आएगा, जो त्यागपति खंड खंड के नायक हर्षवर्धन के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी हर्षवर्धन की चारित्रिक विशेषता को लिखने के बारे में आएगा। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डालना आदर्श पुत्र, यानी हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र के रूप में सामने आते हैं। वे अपने पिता के रोगी होने का समाचार पाते ही आखेट छोड़कर तत्काल घर आते हैं और उनका उपचार करते हैं। माता के आत्मदाह की बात सुन करके वे अत्यंत दुखी हो जाते हैं। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि वो क्या है, एक आदर्श पुत्र हैं। दूसरी इनका कौन सी चारित्रिक विशेषता है, दूसरा आदर्श भाई, यानी ये क्या है, हर्षवर्धन आदर्श पुत्र होने के साथ साथ आदर्श भाई हैं। बड़े भाई राज्यवर्धन व छोटी बहन राजश्री से हर्षवर्धन को प्रगाढ़ प्रेम है, यानी उनको क्या है, अपने बड़े भाई राज्यवर्धन और अपनी बहन छोटी बहन राजश्री से बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रेम है। तो इससे क्या वो एक प्रकार से आदर्श भाई भी माने जाते हैं। तीसरी इनकी जो चारित्रिक विशेषता है वो क्या है, महान योद्धा। यानी देखिए दोस्तों, महान योद्धा कैसे करेंगे,
हर्षवर्धन एक महान योद्धा थे। शत्रु उनके सामने ठहर नहीं पाता था। कन्नौज पर आक्रमण करने के कन्नौज पर एक मिनट, थोड़ा इसको हम सही करते हैं। यहाँ से हम लोग देख लेंगे इसको। राइट, हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। महान योद्धा, तो महान योद्धा एक इनकी विशेषता हो जाएगी। चौथी विशेषता क्या हो जाएगी? समाज के संस्थापक यानी हर्षवर्धन जो थे वो थानेश्वर और कन्नौज के शासन को स्थिर करने के पश्चात दिग्विजय की ओर उत्तर भारत के कई राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और उनके वर्षों और अनेक वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन किया। राइट, तो इससे क्या है, ये साम्राज्य के एक संस्थापक भी रहे। ठीक है, और एक आप ये भी लिख सकते हो कि महादानी भी थे। ठीक है, और उदार चरित्र वाले भी थे। तो इसमें से आप क्या करेंगे, मैंने 6 लिख के आपको दिखा दिया है, तो 6 में से कोई आप 4 इनके जो है चारित्रिक विशेषताएं लिख सकते हैं। कोई 4 लिख दीजिए। राइट, एक भी नंबर नहीं कटने वाला, इस बात की 100% गारंटी ले रहे हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। राइट, आपको जैसे बताया कि आप ऐसे लिख के आते तो आप मानिए कि हिंदी में आप जो है टॉप करने वाले। राइट, हिंदी में आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, किसी भी तरह का मार्क्स कटने वाला नहीं है। राइट, आगे देखेंगे। देखिए, अब देखो, मैंने 2 बताया था। एक मैंने हर्षवर्धन का चारित्रिक चित्रण बताया, दूसरा हमने क्या कहा, राजश्री का चारित्रिक चित्रण बताया। तो दोनों आप तैयार कर लेते तो भाई एको नंबर कटने वाला नहीं है। राइट, अगर आप एक भी तैयार कर लेते तब भी आप मानिए आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाए, क्योंकि दोनों पूछे जाते, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट, तो इतना आप करके जाएंगे। त्यागपति खंड के आधार पर राजश्री के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। राइट, इनमें भी देखेंगे कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो एक आदर्श स्त्री यानी राजश्री क्या है, एक आदर्श स्त्री हैं। राजश्री एक आदर्श स्त्री थी। वह यौनावस्था में ही विधवा हो जाती हैं तथा दुश्मनों द्वारा बंदी बना ली जाती हैं। उनके अंदर एक आदर्श स्त्री के सभी गुण विद्यमान थे। वह तन मन धन से प्रजा की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर देती हैं। देखिए, ये वीडियो रात में बन रही, तो आप जानिए कि इतनी टाइम वीडियो का बनाई जा रही, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। यानी आप ये मानिए कि जो 18 फरवरी को जो पेपर आएगा, कंप्लीट समझिए, कंप्लीट इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेगा पेपर। जितना इस वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, इसमें से मानिए 80% आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। दूसरा क्या है, ये समाज सेविका भी हैं। राइट, तो समाज सेविका का किस तरह से है, समाज सेविका यहाँ से देख लेंगे। राजश्री के अंदर लोक कल्याण की भावना। राइट, तो ये आप पढ़ लेंगे, बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है। तीसरा रूपवती यानी रूपवती भी है, अत्यंत सुंदर भी हैं, रूपवती स्त्री हैं। उनके चेहरे से ही उनका तेज झलकता था, जिससे वह एक रूपवती स्त्री को की श्रेणी में आ जाती हैं। राइट, आप यहाँ से पढ़ लेंगे इसको, बहुत आसान। और क्या है, त्यागमयी नारी। ठीक है, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इनके बारे में, त्यागमयी नारी। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी 6 इनकी 6 चारित्रिक विशेषताएं लिख दी गई। इसमें से आप कोई 4 याद कर लीजिए। राइट, 4 लिखने की आवश्यकता है, 6 लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमने 6 लिख दिया। तो आपको जो बेहतर लगे, कोई 4 विशेषताएं आप इनकी लिख दीजिए। इतना सफिशियंट है, पर्याप्त है। राइट, कोई 4 विशेषताएं लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे भैया जीवन परिचय। ठीक है, जो कि देखिए, एक आपको लेखक का जीवन परिचय लिखने को आएगा, एक आपको कवि का जीवन परिचय लिखने का। जो मैं बोल दूंगा, राइट, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वो पूछा जाएगा, 100% है। आप लिख के रख लीजिए, पेपर देने के बाद आइए आप मिलाइए। ठीक है, फिर वीडियो के नीचे आप कमेंट करके तब जाइएगा। राइट, कवियों का जीवन परिचय में देखिए, कवियों के जीवन परिचय में ये जो है आप मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका देखो आप में पूछा जाता है, जो होता है वो साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, ये आप याद रखिए। संक्षिप्त जीवन परिचय आप लिखेंगे, संक्षिप्त पहले आप संक्षिप्त जीवन परिचय लिख देंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय के बाद
आप क्या करेंगे, इनका जीवन परिचय आप 2-4 लाइन में इनका जीवन परिचय लिख लीजिए। जीवन परिचय लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इनका साहित्यिक परिचय आप ऐसे लिखेंगे, राइट। ये हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले क्या करना है, संक्षिप्त जीवन परिचय देना है, फिर जीवन परिचय लिखना है, उसके बाद में आपको करना साहित्यिक परिचय लिख देना, राइट। क्योंकि आपके पेपर में क्या है, साहित्यिक परिचय पूछा गया, तो आप साहित्यिक परिचय जरूर लिख के आएंगे, अन्यथा आपके नंबर कट सकते हैं, राइट। तो आप क्या करेंगे, साहित्यिक परिचय आप जरूर लिखेंगे, राइट भैया। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये उसके बाद में क्या करना है, आपको इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, हरिवंश जी के प्रमुख ग्रंथ और निम्नलिखित हैं, राइट। जैसे प्रिय प्रवास इनका है, राइट। और अन्य कृतियाँ जो है पारिजात, ठीक, चुगते चौपे चोखे चोपड़े, ठीक है। तो ये वैदेही वनवास, ये सब आप देख लेंगे, ठीक। तो कोई 2-4 रचनाएं आप लिख देंगे, 2 भी लिख देंगे तो काम चलेगा, राइट। दूसरा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी जयशंकर प्रसाद इम्पोर्टेंट हैं ये, राइट। तो चाहे इन दोनों में से कोई आप 2 तैयार कर लीजिए, कि देखिए इसमें मैं आपको बताऊंगा, आप 2 तैयार करिए, राइट। आप 2 तैयार कर लेते हैं तो एक तो कंफर्म आप मानिए कि आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ लेंगे, बहुत ही आसान है इनका जीवन परिचय, राइट। तो इनका जीवन परिचय आप पढ़ेंगे, जीवन परिचय पढ़ लेंगे, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा गया है। आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, राइट। जीवन परिचय, अगर इनके जीवन परिचय की बात की जाए तो प्रसाद जी का जन्म काशी के सुंगनी साहू नाम से प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1879 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। पिता का नाम देवी प्रसाद था। बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। परिवार का सारा भार इनके बड़े भाई पर आ गया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर में ही योग्य शिक्षक से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे, राइट। आप इसको पढ़ लेंगे, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा गया है। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसका साहित्यिक परिचय जो है ये भैया जरूर पढ़ना है। साहित्यिक परिचय आप इसको पढ़ लेंगे और इसको याद कर लेंगे, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा गया है, राइट। एक बार पढ़ेंगे, एक बार में आपको याद हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, इनकी रचनाएं लिख देना, यानी महत्वपूर्ण कृतियाँ हेडिंग डालेंगे। भी प्रसाद जी की महत्वपूर्ण कृतियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे कामायनी हो गया, ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आंधी, झरना, आंसू, लहर, राइट। ये आप लिख लेंगे, ये तो साठ के लिए है, यानी आप इनको तय कर लेंगे, ये जो है इम्पोर्टेंट हैं रचनाएं जो हैं, ठीक है। लेखक के साहित्यिक परिचय, देखो हमने क्या किया, हमने कवियों के साहित्यिक परिचय देख लिया, राइट। कवि में हमने आपको कौन सा बताया, वासुदेव अग्रवाल, राइट। और दूसरा हमने जयशंकर प्रसाद बता दिया। दोनों आप तय कर लीजिए, दोनों में से कोई एक आपको देखने को मिल जाएगा। अब भैया हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे लेखकों के साहित्यिक परिचय। लेखकों के साहित्यिक परिचय में हम लोग पहले देखेंगे डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी यहाँ पर मैं इसको इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट है, आई नहीं इम्पोर्टेंट नहीं, ये 18 फरवरी हिंदी के पेपर में छपने वाला है ये, यानी ये छपेगा, ये क्या होगा, छपेगा, राइट। तो इसको आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल, ठीक है। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय आप सबसे पहले पढ़ लेंगे, संक्षिप्त जीवन परिचय, फिर इनका जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय लिखने के बाद में क्या करेंगे, आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे यहाँ पर, राइट। साहित्यिक परिचय लिखने के बाद फिर इसमें क्या करना है, प्रमुख रचनाएं इसमें भी लिखना है, ठीक है। आप रचनाएं इसमें लिख लेंगे। उसके बाद में, हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक तो इसमें वासुदेव अग्रवाल का, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनमें आप ये 2 तैयार कर लेंगे तो आप ये मानिए जीवन परिचय आपको 100% देखने को मिल जाएगा। तो जीवन परिचय में आप संक्षिप्त जीवन परिचय ऐसे यहाँ से पढ़ लेंगे। साहित्यिक परिचय ये हो गया इसका, राइट। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर, ये आप देख लेंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, भैया ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप 2 वो तैयार कर लेते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तीनों में से कोई 2 तैयार कर लीजिए, तीनों में से कोई 2 तैयार कर लेते हैं, 100% श्योर है आपका जीवन परिचय का क्वेश्चन नहीं फंसेगा, आप जीवन परिचय आप कर पाएंगे, राइट। और आप पूरे नंबर ले पाएंगे,
ये आगे हम लोग देखेंगे। इसका साहित्यिक परिचय आप ऐसे इसको पढ़ लेंगे। अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या चल रहा है, अब हमारा ग्रामर पोर्शन है यानी रस। रस में कौन कौन से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं दो रस बता दूंगा, आप उतना पढ़ लीजिए, एक कन्फर्म आएगा, राइट। रस में ये सब तो नहीं पढ़ना है आपको, राइट। आप एक नंबर के लिए आप ये कर सकते हैं, एक नंबर के लिए आप जो है जितने भी रस हैं उनका स्थायी भाव जो होता है वो आप पढ़ लीजिए। जैसे हास रस का हास होता है, करुण रस का शोक होता है, वीर रस का उत्साह होता है, शांत रस का निर्वेद होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, भयानक रस का भय होता है, विभत्स का जुगुप्सा होता है, और अद्भुत का आश्चर्य होता है, वात्स्य का वत्सल होता है, भक्ति रस का भगवत होता है, राइट। ये आप तय कर लेंगे तो इससे आपका क्या होगा, जो एमसीक्यू यानी वो वैकल्पिक में क्वेश्चन आता है उससे ये क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा, राइट। वो वैकल्पिक भी अभी आपको मैं बताऊंगा कहाँ से आपको पढ़ना है, राइट, उनकी कितने क्वेश्चन पढ़ना है उसको भी आपको बताया जाएगा, राइट। आगे देखेंगे श्रृंगार रस, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। श्रृंगार रस, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। श्रृंगार रस आप पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। बहुत अच्छी डिफिनीशन में देखो लिखा गया है, जहाँ नायक और नायिका यानी प्रेमी और प्रेमिका अथवा स्त्री पुरुष आदि के बीच में प्रेम प्रसंग का वर्णन होता है, तो वहाँ नायक नायिका के हृदय में जो रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वही विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से पृष्ठ होकर श्रृंगार रस में परिणत हो जाता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। देखिए कितना अच्छा लिखा गया, राइट। तो आप इसको पढ़ लेंगे। श्रृंगार रस दो, एक संयोग श्रृंगार रस होता है, एक वियोग श्रृंगार रस होता है, राइट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल में आप स्पष्टीकरण लिखेंगे तो आपके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे। बहुत बच्चे स्पष्टीकरण नहीं लिखते, तो स्पष्टीकरण में आप क्या करें, कोई दो चार लाइन तो आप लिख ही दीजिए। यानी जैसे स्थायी भाव हो गया, संचारी भाव क्या है, आलम्बन क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुभव क्या है, अनुभव क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अगर लिख के आएंगे तो इसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके नंबर आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, राइट। यानी अगर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया तो 2 नंबर आपको 100% मिलेंगे। किसी को अगर इसे नहीं लिख के आता तो उसको 1 नंबर दे दिया जाएगा, 1.5 नंबर दे दिया जाएगा। आप लिख के आते तो आपको 2 नंबर का पूछा गया तो कंप्लीट 2 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, राइट। आगे देखिए, आगे आपको बता देते हैं वीर रस। इस बार के एग्ज़ाम के लिए वीर रस जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। यानी अगर आप वो ना भी पढ़ो तो आप वीर रस को पढ़ के जाइए, ये मानिए 100% ये वाला पूछा जाएगा, राइट। वीर रस में देखिए, वीर रस में जो होगा क्या लिखा गया है, युद्ध में अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह नामक स्थायी भाव जन्म लेता है, यही उत्साह विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से ऐसे पुष्ट होकर वीर रस में परिणत हो जाता है। वीर रस के 4 भेद होते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो भेद आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खाली क्या करेंगे, वीर रस की परिभाषा को याद कर लेंगे। यानी आप वीर रस की परिभाषा को पढ़िए और आप क्या करिए, वीर रस का एक आप ये उदाहरण कर लीजिए। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। हे सा है सारथे, है द्रोण क्या, आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी ना जीतेंगे समर में आज क्या, मुझसे भी कभी, राइट। तो यहाँ पर क्या है, वीर रस है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, इसीलिए आपसे बताया गया स्टार्टिंग में कि आप स्थायी भाव जरूर याद कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। जो भी रस का आपको लिखना, तो स्पष्टीकरण में आप ये तो लिख पाएंगे, कम से कम आप स्थायी भाव उसका लिख पाएंगे। अभी यहाँ हास रस होता तो हास लिख देते, राइट। करुण रस होता तो शोक लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पर आप कम से कम स्थायी भाव तो लिख पाएंगे स्पष्टीकरण में, राइट। और देखिए, अब देखो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी इसमें क्या करना, आपको हास्य रस पढ़ लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट। हार रस आपको पढ़ के जाना है, ये आपको देखने को मिलेगा, राइट। परिभाषा देखिए बहुत आसान है, यानी किसी व्यक्ति की आकृति, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में विनोद यानी खुशी का जो भाव जागृत होता है, वह हास्य नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत हो जाता है, राइट। तो ये आप यहाँ से इसका उदाहरण है, एक उदाहरण मैं और आपको बता देता हूँ। देखो, शीश पर गंगा हंसे लट में भुजंगा हंसे, हास ही के गंगा भयो नंगा के विवाह में, राइट। शंकर जी का जो है,
ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है। आप चाहें तो आप ये भी तय कर सकते हैं, बाकी ये क्या लिखा हुआ है आप ये तय कर लीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक आप तय कर लेंगे। राइट, मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए, संदेह अलंकार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट ये कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। राइट दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको मन है तो पढ़िए, मन है तो ना पढ़िए। राइट, टाइम है नहीं तो इसीलिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट करा देते। ठीक है, अब देखिए हम लोग आ जाते हैं अलंकार पे। अलंकार में आपको कौन सा रूपक अलंकार पढ़ लेना। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान को भेद रहित आरोपण होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रूपक अलंकार है। देखो यहाँ पर क्या किया गया भाई, यहाँ पर आपको जो है इसका उपयुक्त उदाहरण में मंच में उदयाचल यानी श्री राम में सूर्य, संत में कमल और नेत्र में भंवरे के बिना किसी भेद के आरोपण किया गया है, अतः यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। राइट, उत्प्रेक्षा यानी आप ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद करिए भैया, ये तो क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको इम्पोर्टेंट जिस पे लिख दिया जाए उसको तो 100% करना ही करना है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, आप याद रखिए कि आपके लिए इतनी रात में वीडियो बनाई जा रही है तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट है, तभी सर आपके लिए बना रहे। राइट, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ के जाएंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार अगर देखा जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा होगा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द जो होते हैं जनु मनु जानो जनहु मनु मानो मानहु। राइट, अगर ये वर्ड आपको देखने को मिल गए तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। राइट, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आतप परियों प्रभात। राइट, तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। राइट, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणिशैल पर आतप परियों प्रभात। राइट, तो आगे आप इसको देख लेंगे और इसका स्पष्टीकरण आप लिखेंगे तो भाई आपका नंबर देखो, नंबर अगर 2 नंबर का पूछा गया तो आप ये मानिए कि जो नहीं लिख के आएगा उसको 1.5 नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। जो स्पष्टीकरण भी लिख के आएगा उसको क्या हो, कम्प्लीटली 2 नंबर मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है आपको 2 नंबर मिल जाए, लेकिन अगर आपको आता है तो आप 100% लिख के आएंगे। राइट, यहाँ पर श्री कृष्ण ने नीलमणि पर्वत और उनके पीताम्बर में नीलमणि पर पड़ने वाले प्रकाश की संभावना की गई है, अतः यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। राइट, आगे देखेंगे अर्थालंकार। अब यहाँ पर क्या है, आप चाहें तो उपमा अलंकार पढ़ सकते नहीं, आपको उसी में से देखने को मिल जाएगा। राइट, उपमा अलंकार आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये इसके उदाहरण लिखे हुए हैं। यमक अलंकार आपको आता है। ठीक है, यमक अलंकार आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है तो आपको आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। राइट, तो ये आप पढ़ लेंगे। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे कुंडलियाँ। हाँ, यहाँ से देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कुंडलियाँ, ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, नहीं तो इसमें मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। इसमें आप जो है सोरठा पढ़ लीजिए। क्या पढ़ेंगे इसमें भैया, सोरठा पढ़ लीजिए। यानी यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके प्रथम और तृतीय चरण यानी विषम चरणों में 11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरणों में सम में 13-13 मात्राएं होती हैं। यानी ये क्या होता है, सोरठा जो होता है ये दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी यहाँ लिखा हुआ है या दोहे का विपरीत छंद छंद माना जाता है। राइट, तो इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, उदाहरण भी आप पढ़ लेंगे। जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन, करहूँ मन ग्रास सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। राइट, ये आप पढ़ लेंगे। देखो यहाँ पर उपयुक्त उदाहरण के विषम चरणों में 11-11, विषम का मतलब पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं हैं, अतः यहाँ क्या है, एक सोरठा छंद है। कौन सा, एक सोरठा छंद है, क्योंकि ये क्या है, दोहे का उल्टा है। राइट, आगे हम लोग देखेंगे चौपाई। चौपाई आप पढ़ना चाहें तो आप चौपाई को पढ़ लेंगे, बाकी सोरठा पढ़ ले तो चौपाई पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। राइट,
बहुत ही आसान है। दोहा और उसके बाद दोहा पढ़ना चाहे तो दोहा पढ़ सकते हैं, लेकिन सोरठा पढ़ लिया तो 100% आप श्योर हैं कि आपका नंबर उसमें आ जाएगा, राइट। तो सोरठा 100% पूछा जाता है, ठीक है। सोरठा या कुंडलिया कोई दो पढ़ लीजिए, या फिर सोरठा या दोहा पढ़ लीजिए, कोई दो पढ़ लेंगे तो एक 100% देखने को आपको मिल जाएगा। यानी यहाँ पर दोहा हम लोग देख लेते हैं। यह एक अर्धसम्मातिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं। देखो सोरठा में क्या था, प्रथम और तृतीय में 11-11 थे, और द्वितीय और चौथे चरण में क्या है, 11-11 मात्राएं होती हैं। नहीं, ये क्या उल्टा उल्टा होता है। यह छंद सोरठा का विपरीत माना जाता है, राइट। देखिए दोहा में आप कोई भी दोहा एक अपना लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए हमने जो इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट बताया है, इतना आप करके जाते हैं तो ये मानिए कि 18 फरवरी को आपको इसी खाली इतनी ही वीडियो यानी 20-25 मिनट जो भी हमने आपको बताया है, इतना आप पढ़ लेते हैं तो कंप्लीट मानिए कि आप पेपर को फाड़ के आएंगे। यानी आप पेपर को ज़बरदस्त होगा पेपर, ठीक है। पेपर में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको इस वीडियो से देखने को ना मिले, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो MCQ आएंगे, यानी जो MCQ यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे, उनके लिए क्या करें सर। तो उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, राइट। अभी आपको जो है कल यानी मॉर्निंग में आपको उसकी एक वीडियो मिल जाएगी। समथिंग ये मानिए कि 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में मैं 50 क्वेश्चन आपको दूंगा, 50 में से वो 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, राइट। और वीडियो को लाइक करिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, राइट।